आत्मा नमस्ते। मैं दिलीप कुमार, एक्सपर्ट ऑन हीलर, रैकी ज्ञान मास्टर। आज का सेशन उत्साही रैकी ट्रेडिशनल रैकी का फर्स्ट और बेसिक सेशन है। आज के सेशन में आप रैकी के बारे में जागरूक होंगे। रैकी क्या है, रैकी पद्धति क्या है, रैकी के फाउंडर क्या है, रैकी फाउंडर के बाद में जितने भी रैकी ग्रांड मास्टर हुए उत्साही रैकी बेल्ट में वो कौन है, डॉक्टर मिकाओ ओसाई और जितने भी ग्रांड मास्टर रैकी के हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, रैकी की हिस्ट्री क्या है, रैकी के बेनिफिट्स क्या हैं, रैकी हीलर बनने के लिए आपको किन किन चीजों से परहेज करना चाहिए, ये सारी डिस्कशन आज होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रैकी एक प्राचीन पद्धति है। आप इसको किसी एक युग के साथ में नहीं बांध सकते कि ये 18वीं सदी से इसको माना जाता है कि ये 18वीं सदी से डॉक्टर मिकाओ ओसाई ने इसको डेवलप किया, अस्तित्व में लाए। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि और भी युगों में हमें ये देखने को और सुनने को पढ़ने को मिला है कि जो आध्यात्मिक संत थे वो लोग अपने आश्रम में इसी प्राण ऊर्जा के माध्यम से, रैकी ऊर्जा के माध्यम से, सुरक्षा से लेकर के ट्रीटमेंट तक वो इसी रैकी के माध्यम से किया करते थे। तो रैकी को हम ये नहीं कह सकते हैं कि 18वीं सदी से ही रैकी आई। रैकी त्रेता, द्वापर, सतयुग सभी युगों में थी। जब जब इस धरा के ऊपर इसकी जरूरत पड़ी, जरूरत थी, तो इसको इस्तेमाल किया है संतों के द्वारा। हाँ, इतना जरूर है कि नॉर्मल लोग जो आध्यात्मिक नहीं है, इंटरनल साधना जिनकी नहीं है, क्योंकि ये रैकी इंट्यूशन और इंटेंशन पर काम करती है। रैकी के लिए आपकी एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी और मानसिक स्थिति आपकी सुदृढ़ और सही होनी चाहिए। तो रैकी का इस्तेमाल सभी युगों में हुआ है संतों के द्वारा, या संत जैसी छवि रखने वाले लोग इसका इस्तेमाल करते आए। रैकी क्या है? रैकी को कई नामों से पुकारा जाता है। रैकी को ही हम प्राण ऊर्जा कहते हैं, रैकी को ही हम की एनर्जी कहते हैं, की एनर्जी कहते हैं, बायोप्लाज्मिक एनर्जी कहते हैं, और रैकी को हम लाइफ फोर्स भी कहते हैं, और रैकी को रैकी भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है, ये एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर में जब तक ये ऊर्जा रहती है हमारी फिजिकल बॉडी चलने लायक रहती है, और नहीं तो इसमें फिर कोई कोई प्रॉब्लम, कोई कोई दिक्कतें दिखने लगती है फिजिकल बॉडी में। तो रैकी एक जापानी शब्द है। उसी रैकी में या रैकी पद्धति में ये चीजें हम सुनते आए, ये जापानी शब्द है क्योंकि ये डेवलप जापान से होके आई है, तो उनकी भाषा में इसको रैकी कहा जाता है। रैकी का अगर हम संधि विच्छेद करें तो रे और की, रे मीन्स यूनिवर्सल और की मीन्स एनर्जी। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे सभी लेवल्स पर काम करती है, चाहे वो फिजिकल लेवल हो, चाहे वो आपका आध्यात्मिक लेवल हो। रैकी को सहायक माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इंटरनल साधना करना चाहता है, अपने अंदर झांक करके कुछ साधना करना चाहता है, या ऊपरी डायमेंशन के साथ जुड़ना चाहता है अपने थर्ड आई के माध्यम से, अपने 10वें द्वार के माध्यम से, तो इंट्यूशन इंक्रीज करने के लिए ये रैकी सहायक होती है। इसलिए
रैकी को आध्यात्मिक रास्ता में प्रवेश करने के लिए भी हम एक चैनल मानते हैं, एक माध्यम मानते हैं। तो रैकी का अर्थ है यूनिवर्सल एनर्जी, लाइफ फोर्स, ऐसी एनर्जी जो हमें जीवन देती है, हमें ही नहीं, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सभी को ये जीवन देती है। इसके सोर्सेस 3 हैं, सूर्य एनर्जी, वायु एनर्जी और भू एनर्जी। इस एनर्जी के 3 सोर्सेस हैं। 3 जगह से हमें इसकी ऊर्जा कलेक्ट करनी होती है, हमें पता नहीं होता है लेकिन हम कलेक्ट करते रहते हैं। जब हम नंगे पैर चलते हैं तो हम भू एनर्जी को अपने शरीर में रिसीव करते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो उस ऑक्सीजन के साथ में प्राण ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है, और जब हम धूप में बैठते हैं तो हमें सूर्य एनर्जी मिलती है। तो इस एनर्जी के 3 माध्यम हैं, 3 सोर्सेस हैं जिससे हम ऊर्जा को लेते हैं। इसलिए नंगे पैर पैदल चलना जरूरी होता है ताकि आप ग्राउंडर रहें। आप एक लंबी आरामदायक श्वास लें, उससे आपको पर्याप्त मात्रा में रैकी एनर्जी या प्राण एनर्जी आपके शरीर को मिलेगी। आपके चक्र उतने ही सटीक और अच्छे होंगे, सुदृढ़ होंगे, और जब आप धूप में बैठेंगे तो आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा, एक तेज डेवलप होगा। तो आपके भौतिक शरीर को सही रखने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और उस ऊर्जा को कहते हैं प्राण ऊर्जा या रैकी ऊर्जा या लाइफ फोर्स। उसके सोर्सेस 3 हैं, और ये तीनों सोर्सेस बहुत जरूरी है और सभी को इनका ध्यान रखना है। जिंदगी को चलाने के लिए हर जगह पर बैलेंस की जरूरत होती है, चाहे घर हो या बाहर, चाहे बिजनेस हो। उसी तरीके से शरीर को चलाने के लिए इन तीनों सोर्सों से एनर्जी को लेना और अपने शरीर को बैलेंस करना जरूरी होता है। तो इन चीजों को आप समझो। रैकी एक ऐसी ऊर्जा है कि हमें पता नहीं होता है कि हम इसका इस्तेमाल जाने अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन सभी कर, हमें इसके बारे में पता नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो नेचर के अधीन होता है, नेचर के साथ कनेक्ट होता है, तो उसकी माइंड की जो दिनचर्या होती है, या उसके सबकॉन्शियस माइंड या सुपर कॉन्शियस माइंड ही डायरेक्टली एक्टिव होते हैं, क्योंकि उसकी इंद्रियां एक्टिव नहीं होती, इसलिए कॉन्शियस माइंड थोड़ा सेटल होता है। तो वो नेचर के अधीन और नेचर के साथ कनेक्ट होता है, तो पर्याप्त मात्रा में उसके शरीर में रैकी एनर्जी अर्थात प्राण एनर्जी होती है। धीरे धीरे जब व्यक्ति बड़ा होता है तो उसका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर अवेयरनेस बढ़ती चली जाती है, वो इस भौतिक दुनिया की चीजों में उलझता चला जाता है। उत्तर ढूंढने के लिए वो अपने माइंड को वहां इंगेज करता है। तो इससे क्या है, उसकी इंद्रियां एक्टिव होती हैं और उसका माइंड जो है वो भी उलझता है चीजों के प्रश्न ढूंढने के लिए, उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर धीरे धीरे व्यक्ति जो है उस रैकी एनर्जी के प्रति उसकी जो जागरूकता है, अवेयरनेस है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और वो अपने बॉडी के जो रिदम है, बॉडी का तौर तरीका है, सांस का लेना या और भी चीजें, उन चीजों में थोड़ा उसका बदलाव होता चला जाता है। बच्चा जब सोता है तो सोते समय आप देखना कि उसकी जो सांस होती है वो कितनी गहरी और डीप होती है। उसका पेट उभरेगा, फिर ये डाउन होगा, और फिर उभरेगा, फिर डाउन होगा। उसी तरीके से जब आप अनकॉन्शियस होते हैं, जब आप सोते हैं, तो आपकी भी स्थिति सेम होती है। कहने का मतलब ये है कि आदमी जब जाग रहा होता है तो उसकी श्वास हल्की होती है, छोटी होती है, और जब छोटी श्वास होती है तो शरीर में ऊर्जा कम प्रवेश करती है, क्योंकि आप लंबी गहरी सांस नहीं लेते हैं, बैली ब्रीथ आप नहीं लेते हैं, डीप ब्रीथ आप नहीं लेते हैं, तो ऑक्सीजन जितनी आपके लंग्स में प्रवेश करेगी उसी के अनुसार प्राण ऊर्जा भी आपके शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए गहरी और आरामदायक सांस का लेना बहुत जरूरी होता है। विज्ञान भैरव में जो मेडिटेशन की पद्धतियां हैं, उसके बाद रजनीश ओशो ने जो अपनी ध्यान की पद्धतियां दी हैं, उन दोनों जगह बराबरी है।
सभी ने आध्यात्मिक इंटरनल साधना में प्रवेश करने के लिए श्वास के ऊपर बहुत जोर दिया है। पहली सीढ़ी है श्वास, श्वास को थामना, सही श्वास को लेना, श्वास के प्रति जागरूक होना, ये चीजें पहली सीढ़ी है। तो श्वास के प्रति जागरूक होना इसलिए जरूरी होता है कि जब आप श्वास गहरी लेते हैं तो अधिक मात्रा में आपके शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा प्रवेश करती है, और जब शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा प्रवेश करती है तो आपके अंदर स्थिरता, स्टेबिलिटी ज्यादा आती चली जाती है। आपका जो आभा मंडल है, जो बॉडी है, बॉडी के आकार का ही एक आभा मंडल होता है जिसको हम ऑरा बोलते हैं। इसमें जो एनर्जी दिखती है आपको आभा मंडल में, ऑरा में, वो बायोप्लाज्मिक एनर्जी के नाम से जानी जाती है। इस ऑरा को देखने के लिए 1939 में जापान में एक कैमरे की खोज हुई जिसको हम केलियन फोटोग्राफी कहते हैं। उस फोटोग्राफी के माध्यम से ये चीजें सिद्ध हो गई कि हाँ, बॉडी के या जीवित हर एक चीज के चारों तरफ एक आव मंडल होता है, और वो भिन्न भिन्न कलर का हो सकता है और होता है। वो कलर की अपनी एक वर्च्यू, अपने गुण होते हैं, 7 कलर के। वो चीजें हम आगे आपको बताएंगे। एक बात का और ध्यान रखना कि जब मैं क्लास में बोलता हूं, पेन और पेपर रखना, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है लिखते चले जाना, लेकिन क्लास के बीच में कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। क्वेश्चन के लिए मैं अलग सेशन रखूंगा और सभी लोग लिखे हुए क्वेश्चन वहां करेंगे। मैं जूम पर ही रिप्लाई दूंगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन करने से मेरा रिदम टूटता है। क्योंकि रेकी से संबंधित भी चीजें कुछ एडिशनल है, प्राणिक हीलिंग की है और भी चीजों की है, उनसे मैं क्लियरिटी करने की कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में कोई सस्पेंस ना रहे। तो अब रेकी करती क्या है? रेकी आपके शरीर की हर स्थिति, हर गतिविधि को बदलती है, उस तरीके से बदलती है जैसा आप चाहते हैं। अगर आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो स्वाभाविक है कि आप शांति चाहते हैं। तो जब आप शांति चाहते हैं तो शांति के लिए प्रयास करेंगे, उसके लिए आप रेकी सीख रहे हैं। रेकी से अटूनमेंट आपको दिया जाएगा, आप रेकी के चैनल बनेंगे, और उसके बाद आप अपनी और दूसरे किसी की आप हीलिंग रेकी के माध्यम से कर सकते हैं। हीलिंग का मतलब है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब है कि आपके आभा मंडल के अंदर जो एनर्जी बॉडी है, उसके अंदर जो भी रेस है या चक्र है, वो स्लो और फास्ट हो जाते हैं या वो चिपक जाते हैं। जो चक्र होते हैं वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं आपके एनर्जी बॉडी में। वो चक्र एक सोर्स है, सेंटर है, आपके फिजिकल बॉडी तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए, पावर पहुंचाने के लिए, शक्ति पहुंचाने के लिए। तो वो सेंटर होते हैं। तो आभा मंडल में जो ऊर्जा है और जो चक्र है, जिसके माध्यम से, रेस के माध्यम से, किरणों के माध्यम से, किरणों के आकार के माध्यम से वो ऊर्जा प्रवेश करती है, तो वो जो रेज हैं वो उलझ जाती हैं। जब वो उलझ जाती हैं, फिर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे बाल उलझ जाएंगे तो हम क्या करें, कंघी करते हैं। उसी तरीके से जो आभा मंडल में जो किरणें होती हैं, रेज होती है, जिनके माध्यम से ऊर्जा अंदर जाती है, और अंदर जाने के बाद में चौराहा होता है। भिन्न भिन्न रास्ते से रोड आते हैं, लेकिन एक चौराहा होता है, वहां पर सभी रास्ते मिलते हैं। सेम तरीके से आपके बॉडी में चक्र होते हैं, वहां पर भिन्न भिन्न रास्ते से ऊर्जा आती है, अलग अलग सोर्सों से, और वो सेंटर उसको कलेक्ट करते हैं और आगे वो यूज करवाते हैं या करते हैं। बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ियां और 88,000 चक्र हैं। चक्र मिनी, माइक्रो और मेजर हैं। हम लोग अपनी आंखों के माध्यम से या शरीर के किसी अंग के माध्यम, जैसे हाथों से हम बड़े चक्रों को स्कैन कर सकते हैं, छोटे चक्रों को स्कैन नहीं कर सकते। अगर हम मेजर चक्रों, जो बड़े चक्रों को हम क्लीन करें, इनर्जाइज करें, तो उनके फोर्स या उनके प्रेशर से जो मिनी माइक्रो चक्र हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं। तो इस बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या आने वाली है, वो केवल इसलिए आती है कि आपके शरीर में जो आव मंडल में जो रेज है, जो केरे हैं या जो चक्र हैं या जो नाड़ियां हैं, वो शिथिल पड़ गई हैं।
उनकी जो चाल है वो स्लो हो गई है, या उनकी चाल ज्यादा स्पीड से हो गई। इसलिए चक्रों की स्थिति को जब स्कैनिंग करते हैं, तो चक्रों को जब हम स्कैन करते हैं तो चक्र या तो कंजस्टेड होते हैं, कंजस्टेड मतलब उधर एनर्जी ज्यादा इकट्ठी हो गई। एनर्जी ज्यादा इकट्ठी होने का मतलब है कि वहां से एनर्जी आगे पीछे दूसरे चक्रों में नहीं जा पा रही, इसलिए एनर्जी वहीं पर रुक गई। वो भी नुकसानदायक होता है। किसी चक्र पर पर्याप्त एनर्जी उतनी होनी चाहिए जितनी आवश्यक है, अधिक है तो वो भी कंजस्टेड मानी जाती है। तो वहां पर तो एनर्जी को क्लींजिंग के माध्यम से हम निकालते हैं। दूसरी डिप्लीटेड होती है। मान लीजिए कोई चक्र डिप्लीटेड हो गया तो उसके पास आने वाली जो ऊर्जा है उसमें ब्लॉकेज आ गए रास्ते में, तो ऊर्जा जितनी उस चक्र को चाहिए वो मिलती नहीं, इसलिए वो चक्र डिप्लीटेड हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा ये होता है कि मान लीजिए अभी आप शांत हैं और मैंने आपको ऐसे अपशब्द बोल दिए जिससे कि आप टेंशन में आ गए, क्रोध में आ गए, आपके ईगो को हर्ट किया, कोई भी गाली गलौज कर दिया, तो आप अचानक बहुत गुस्से में आ गए। उससे होता क्या है, उस गुस्से को जो धार करने वाले चक्र हैं वो एकदम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो चक्र ओवर एक्टिवेटेड हो जाते हैं, जैसे सोलार प्लेक्सिस चक्र, ये चक्र ओवर एक्टिवेटेड हो जाएगा। एग्जाम्पल, कोई भी चक्र अगर थोड़े समय के लिए वहां पर ऊर्जा अधिक होती है, जस्ट लाइक कंजेस्टेड होती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो ऊर्जा नॉर्मल हो जाती है, तो ऐसे चक्रों को हम ओवर एक्टिवेटेड चक्र बोलते हैं कि वो कुछ समय के लिए ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं। और थोड़े समय के बाद जब गुस्सा शांत होता है या और भी बदलाव होता है, स्थिति में बदलाव होता है, जगह में बदलाव होता है, क्योंकि हर जगह पर एक अलग अलग ऊर्जा होती है। आप ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर अधिक पॉजिटिव एनर्जी है, तो वहां पर आपके चक्र कुछ समय के लिए ओवर एक्टिवेटेड हो जाए, लेकिन वहां से आप जब बाहर आएंगे तो आप ये देखें कि वो उनके अंदर जो ऊर्जा अधिक थी वो कम हो जाएगी। तो ये चीजें होती हैं। स्थिति, परिस्थिति, घटना, लोगों और स्थान के बदलने से आपके आवामंडल की ऊर्जा घटती बढ़ती है, चक्रों की स्थिति घटती बढ़ती है, मानसिक स्थिति आपकी घटती बढ़ती है। चक्र आपके मानसिक स्थिति पर निर्भर करते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, कैसे आप फील कर रहे हैं। इन चीजों से चक्रों का बहुत बड़ा कनेक्शन है। जहां पर जिस तरीके की ऊर्जा होती है, आपके चक्र वहां की ऊर्जा को खपत करते हैं, लेते हैं, स्टोर करते हैं या बॉडी को देते हैं। जब आप शमशान घाट में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, दुख देने वाली ऊर्जा अधिक वहां रहती है, तो वहां पर जाने के बाद में आपकी मनोदशा, मन की स्थिति बदलती है। वहां पर आपके चक्र डाउन होते हैं, ऊर्जा ड्रेन होती है। अगर आप संत महात्माओं के साथ बैठेंगे तो उनके पावरफुल आव मंडल से आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा ड्रेन हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आपके शरीर के अंदर उनकी पॉजिटिव एनर्जी से आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल की अलग अलग वार्ड में जाएंगे, हर एक वार्ड की अलग ऊर्जा होती है। मेडिकल वार्ड की अलग ऊर्जा होगी, दूसरे वार्ड की अलग ऊर्जा होगी। जब आप आईसीयू में जाएंगे तो वहां की ऊर्जा अलग होगी। तो आईसीयू में क्या होता है कि लोग वहां पर डेथ केसेस ज्यादा होते रहते हैं, रोग बिलखते हैं, वहां पर काम करने वाले लोग भी दुखी होते रहते हैं। तो वहां पर लगातार जब एक जैसी ऊर्जा, एक जैसे लोग वहां पर रहते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो वहां का एनवायरमेंट उसी के अनुसार हो जाता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता हूं कि आप लोग इनको देखते हैं ना, क्रिस्टल, यहीं पर मैं चीज को भी क्लियर कर देता हूं। जैसे ब्रासलेट है, क्रिस्टल है। क्रिस्टल के अंदर होता क्या है, क्रिस्टल के अंदर कॉन्शियसनेस होती है, एक चेतना होती है। जो आप बोलते हैं वो ये सुनते हैं, जो बोलोगे वो ये मानते हैं। ये क्रिस्टल जहां पर भी रखे होते हैं, घर में या बाहर, या आप बाहर करते हैं, और जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे सोचते हैं, जैसी बातें सुनते हैं, करते हैं, फील करते हैं, वैसी ही चीजें ये स्टोर करना शुरू कर देता है।
क्योंकि इसके अंदर चेतना है, ये सुनता है और स्टोर करता है। और जब ये स्टोर करता है और इसको फिर आप अपने घर में कहीं रख दें, तो ये उसी टाइप की एनर्जी को एम्पलीफाई करके ब्रॉडकास्ट करना, फेंकना शुरू कर देता है, फैलाना शुरू कर देता है। तो इसलिए आप लोगों को इन क्रिस्टल्स के प्रति भी जागरूक रहना है कि ये जितने फायदेमंद है उतने नुकसानदायक भी है। अगर आपके घर में मियाँ बीवी बच्चों के बीच में झगड़ा, सदैव क्रैशेस, नेगेटिव एक्टिविटी, नेगेटिव डिस्कशन होती है, तो ये सुन रहे हैं और ये सुन रहे हैं तो उस चीज को और एम्पलीफाई कर देंगे। इसलिए ये जितने एट्रैक्टिव है उतने ही ये दिक्कत देने वाले भी हैं। इनको वही लोग यूज करें जो इसमें एक्सपर्ट हैं, डेली क्लींजिंग या एनर्जाइजिंग करना जानते हैं। ठीक है, ये ऐसे बच्चे के समान हैं कि ये आपकी ऊर्जा के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। आप इनके माध्यम से लोगों की हीलिंग करते हैं, डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, क्योंकि ये सुनने की कैपेबिलिटी इनके अंदर है। जैसा बोलोगे वैसा काम करेंगे। बच्चे को, कुत्ते को, जानवर को या किसी भी चीज को आप जैसी ट्रेनिंग देंगे, जैसा प्यार देंगे, वैसा ये काम करना शुरू कर देता है। इसलिए पेंडुलम डाउजर या कोई किताब या कोई टूल्स जो हीलर या कोई भी रखता है, आपने देखा होगा कि वो अपने टूल्स किसी को देता नहीं। क्यों नहीं देता? उसकी उसके साथ में कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है, उसकी आत्मा इसके साथ में कनेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें, इनका भी ध्यान आपने रखना है। क्लास जैसे फिनिश हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद कल क्लास आगे का होगा। तो रेकी एक जापानी शब्द है जिसका नाम है यूनिवर्सल एनर्जी। इसको हम यूज करते हैं इसलिए कि हम भी स्वस्थ रहें हर मायने में और दूसरे भी स्वस्थ रहें। एक बात और क्लियर कर लीजिए कि कोई भी ग्रैंड मास्टर या मास्टर ये दिमाग में फितूर ना पाल ले कि रेकी से आप इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे, इतने इंटरनल लेवल पर स्ट्रांग बन जाएंगे, किसी को भी आप अपने इस पावर से हील कर देंगे। तो नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि हमारे अंदर जितनी पावर है हम उतना ही ठेका ले सकते हैं। हम लोग अभी नए हैं, हमारी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है और हमारा आवा मंडल इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम उस आवा मंडल या पावर से किसी को भी परमानेंटली 100% हील कर दें। इसलिए जब भी आप किसी क्लाइंट का ट्रीटमेंट करेंगे या काउंसलिंग करेंगे तो कभी भी ठेका लेने की जरूरत नहीं है कि मैं 100% ठीक कर दूंगा। आप उसको दूसरी पद्धतियों की, एलोपैथी या आयुर्वेदा या किसी भी पद्धति के लिए आपने उसको रिकमेंड करना है, वहां का भी ट्रीटमेंट ले। और साथ ही साथ रेकी से भी आप कोशिश करें। रेकी क्या साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी पद्धति में ये सहायक है, केवल केवल मददगार है ये। और ये कैटालाइसिस उत्प्रेरक का काम करती है, मतलब ट्रीटमेंट की स्पीड को ये बढ़ा देती है। तो इस बात का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब इसके लिए अगर आप रेकी हीलर बनना चाहते हैं और प्रैक्टिस करेंगे तो किन किन चीजों को आपने छोड़ना होता है, क्योंकि ये जर्नी अध्यात्म की जर्नी है। आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में जुड़ रहे हैं तो आप सूक्ष्म चीज से जुड़ रहे हैं। ऐसी चीज जो सूक्ष्म है आपको दिखाई नहीं देती, दूसरे डायमेंशन की है। तो या आप दूसरे डायमेंशन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं या होंगे तो आपको कुछ चीजें छोड़ने की जरूरत है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक पैटर्न या थॉट पैटर्न बनते हैं आपके शरीर में, क्योंकि शरीर ही माध्यम है आपका। इसके लिए आपने लिक्विड का इस्तेमाल नहीं करना है, हैवी स्मोकिंग का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने लगातार बड़ी खुराक, अच्छी खुराक लेना है, अच्छा भोजन करना है। आपने एक्सरसाइज भी करना है, शरीर आपका जिस भी लायक हो उसके हिसाब से आपने एक्सरसाइज करना है। ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना है, नकारात्मक चिटचाट, नकारात्मक लोगों के साथ उठना बैठना, नकारात्मकता को सपोर्ट देना, ये चीजें भी आपको छोड़नी पड़ेंगी। और सही श्वास, आप अनुलोम विलोम करें, आप और भी कुछ भी कर सकते हैं, मेडिटेशन करें बैठ करके। तो ये चीजें क्या है, ये आपकी श्वास की स्थिति को शुद्ध और सही करें। आपने
24 घंटे के अंदर कम से कम 7 या 8 घंटे नींद भी लेनी है। डीप स्लीप आपकी 5 से 5.5 घंटे डीप स्लीप भी होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं। तो और मानसिक स्थिति भी आपने ठीक रखनी है। बेफिजूल की बेबाक बेफालतू की आपने ना तो ज्यादा चीजें डिस्कशन करनी है, ना ही सोचना है। अधिकतर पास्ट में और फ्यूचर में लोग जीते हैं, तो आपने पास्ट और फ्यूचर की भी ज्यादा चिंता नहीं करनी है। इन चीजों को थोड़े थोड़े धीरे धीरे आप बदली करें। बदली कैसे होगी, ये चीजें इसके लिए डॉक्टर मिकाऊ उसई ने आगे तरीके बताए हैं, प्रिंसिपल बनाए हैं। उनके माध्यम से ये चीजें स्वतः ही चेंज होती है, बदलती हैं। अब रैकी सीखने के लिए आप एक काम और करना कि मैंने आपको ग्रुप में एक किताब दी है लेवल 1 की, उसको आप प्रिंट करवा के इस तरीके का फोल्डर बनवा लें। और जब आप हमारे सामने बैठे हैं तो इसी के बेस पर मैं आपको सब लोगों को बताऊंगा, ताकि किताबें आपके पास रहें, आप इनके सहारे पर चलते रहें, और ये जहां भी आप जाते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, वहां अपने साथ रखें। जैसे इसकी हेडिंग के ऊपर नजर डाल लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ सर ने यहाँ पर इस तरीके की डिस्कशन की थी। ठीक है, तो चक्रों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपके बॉडी में रैकी क्लासेस में 7 चक्रों का वर्णन है, लेकिन मैं आपको 12 चक्रों के बारे में आगे बताऊंगा। चक्र क्या है, कैसे काम करते हैं। चक्र, जैसे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, वहां पर आप देखेंगे कि मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारी वायरिंग होती है, छोटी छोटी, जिनको बसेस बोलते हैं। वो एक जगह जाकर के मिलते हैं, कोई इधर से आया, कोई इधर, चारों तरफ से आते हैं, तो वो नाड़ियां हैं। जो बसेस है वो नाड़ियां हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में जाल है, और वो नाड़ियों के माध्यम से ही ऊर्जा एक चक्र से दूसरे चक्र में जाती है। और जो चक्र है वो क्या है, एक ब्रिज, एक चौराहा है, एक सेंटर है, तो वहां पर जाते हैं। अब वो चक्र जब यूनिवर्सल एनर्जी को लेते हैं तो वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जब उसको यूज करने के बाद डिजीज एनर्जी को बॉडी से बाहर फेंकते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। कभी भी चक्र पूरा नहीं घूमता, वो ऐसे घूमता है, इस तरीके से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये प्राणिक हीलिंग में पढ़ाया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट ये बताए कि मुझे प्रूफ दीजिए, तो मैं आपको बिना प्रूफ का कोई भी बात नहीं बोलूंगा। हाँ, मुझे प्रूफ देने के लिए प्राणिक हीलिंग में जाना पड़ेगा, तो मैं आपको सही बातें ही बताऊंगा। अब 7 चक्र है। 7 चक्रों में पहला चक्र मूलाधार चक्र है, दूसरा सख चक्र जिसको हम सैक्रल चक्र बोलते हैं, तीसरा मणिपुर चक्र है जिसको हम सोलार प्लेक्सिस चक्र बोलते हैं। वो सोलार प्लेक्सिस चक्र आपके यहां पर होता है, देखिए नाभि नीचे है, नाभि के ऊपर ये पसलियां आपकी हैं, इधर और इधर, इन दोनों पसलियों के बीच में दबी हुई जगह है, यहाँ पर मणिपुर चक्र का स्थान है। मणिपुर चक्र का यहाँ पर स्थान, जैसे कोई किसी व्यक्ति को अपच हो जाती है, ज्यादा खाना खाने से गैस्ट्रिक बनती है, तो उसको जलन होती है। तो जलन कहां पर होती है, इसी दबी हुई जगह पर जलन होती है, तो यहाँ पर मणिपुर चक्र होता है। उसके बाद अनाहत चक्र जिसको आप हृदय चक्र बोलते हैं, वो आपके हार्ट में होता है, सेंटर में, थाइमस ग्लैंड के पास में। ये आपका थर्ड चक्र है, और ये आद्रों के सेंटर में ये थर्ड आई चक्र जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, और सिर के ऊपर ये सहस्त्र कमल जिसको बोलते हैं, 100,000 पंखुड़ियों वाला, ये क्राउन चक्र होता है, सहस्त्रार चक्र जिसको बोलते हैं। तो ये 7 चक्र है। पहला चक्र रूट चक्र है जिसको बेसिक चक्र या मूलाधार चक्र बोलते हैं। आपका शरीर एक पेड़ के समान है, उस शरीर में जो खुराक नीचे से पानी की या ऊर्जा की मिलती है, भू एनर्जी की मिलती है, वो पैरों के माध्यम से मिलती है, तो पैरों से रूट चक्र में आती है। तो रूट चक्र क्या है, एक जड़ है आपके इस शरीर का, इसलिए उसका नाम रूट बोला गया। वो जड़ है, मूल आधार है आपके शरीर का। वहां से ऊर्जा आपके शरीर में आती है, वहां से शरीर में आने के बाद में वो सेम की सेम पूरी मात्रा की ऊर्जा कहां जाती है, स्प्लीन चक्र में।